हरिवंश राय बच्चन की परिचय और एक गीत, एक ये दो कविताएं। एक गीत कविता का पूरा नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, निशा निवर्तन संग्रह से ली गई है। आलोक धनवा की पतंग कविता है। मोहन नारायण की कविता के बहाने और बात सीधी थी पर कविता है। रघुवीर शाह की कैमरे में बंद 22 कविता है। शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल का राग। इसके अलावा तुलसीदास की कवितावली, उत्तरकांड जय, लक्ष्मण मूर्ति और राम का विलाप ये है। इसकी भाषा ब्रज भाषा, इसकी भाषा अवधी भाषा। फिर गोरखपुरी की सिर्फ रुबाइयां हैं सिलेबस में। उमाशंकर जोशी का छोटा मेरा खेत और कौलों की बात। सर कवितावली की तो अवधि है। कवितावली की अवधि है। बाकी लोग भी बताइए। नहीं सर, ब्रज है ब्रज है सर। जी ठीक है। तो ये 60 पेज हैं और हम फटाफट इन 60 पेजों को अब एक सिटिंग में कर लेंगे। आप अपनी किताबें, अपने नोट्स खोल कर रखिएगा। यहाँ पे तो सीमित ही प्रश्न आएंगे, आपके पास सीमित प्रश्न होंगे तो उनको भी देखते रहिएगा। और ये भी फटाफट हम 60 पेजों में देखते हैं। एक ही पेज में अगर 5 भी प्रश्न है तो 60 पंजे 300, 200, 250, 300 प्रश्न तो हो ही जाएंगे। जी क्या कह रहे हैं सर? लक्ष्मण मूर्छा ये अवधि कविता वाला था सर प्रश्न, अवधि भाषा या ब्रज भाषा? जी जी ठीक है, आगे चलते हैं। तो अब हम फटाफट चलते हैं। आप परिचय कविता के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। किस कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है? कवि जीवन में प्यार लिए फिरता है। कविता के अनुसार प्यार लिए फिरता है। कवि किस सुरा का पान, स्नेह सुरा का पान किया करता है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार भी है। कवि कैसा संसार लिए फिरता है? वह स्वप्निल सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, है अपूर्ण संसार न मुझको भाता। संसार को वो अपूर्ण कहता है। कवि हृदय में क्या दाह करता है? अग्नि दाह करता है। कवि किस अवस्था का उन्माद? युवावस्था का। मैं यौवन में उन्माद लिए फिरता हूँ, युवावस्था का उन्माद। कवि अपनी रोदन में क्या? रोदन में राग लिए फिरता हूँ। कवि की वाणी कैसी है? शीतल वाणी। और कवि स्वयं को कवि स्वयं को दुनिया का एक नया क्या मानता है? एक नया दीवाना मानता है। कवि कैसा संदेश? मस्ती का संदेश लिए फिरता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस सन में हुआ? तो उनका जन्म गलत शब्द है, उनका जन्म भी क्या 1907 में हुआ था? तो हरिवंश राय बच्चन का जन्म भी 1907 में ही होता है क्या? हरिवंश राय बच्चन का देहांत देहांत 2003 में होता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ था? उनका जन्म इलाहाबाद में होता है। हरिवंश बच्चन का निधन निधन मुंबई में होता है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म, मैसेज बॉक्स में आपने नहीं लिखा क्या? हरिवंश राय बच्चन का जन्म ईयर, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये विचार किसके मन में आता है? तो ये विचार मन में आता है पंथी के। और पंथी का यहाँ अगर संकेतार्थ दिया जाए तो पंथी सूर्य को भी कहा जा सकता है। और पंथी माने एक यात्री भी है, एक राहगीर भी है। जल्दी जल्दी मिलता है कवि बच्चन है। ये निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई कविता है। हो जाए ना पथ में रात, कहीं सोच कर जल्दी जल्दी चलता है, पंथी चलता है कि पथ में रात ना हो जाए, सोच के जल्दी जल्दी। किसके बच्चे प्रत्याशा में? चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में होंगे। नीड का अर्थ घोंसला हो गया, नीड का अर्थ घोंसला हो गया। घर जाते हुए कवि के पग स्थिल क्यों है? क्योंकि घर पर उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है, इसलिए उसके पग स्थिल है। बच्चों की याद आती चिड़िया के क्या करती है? और तेजी से उड़ने लगती है। यह ढान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, और तेजी से उड़ने लगती है। संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? धर अर्थ जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं। पृथ्वी पर वैभव जोड़ा करते। कवि कैसा संसार ठुकराता है? वैभवशाली संसार कवि ठुकराता है। कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? तो उन्माद में अवसाद लिए फिरता है कवि। उन्माद में अवसाद लिए कवि कैसा संसार, कवि ने संसार को कैसा मानना है? अपूर्ण है अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि ने अपने हृदय में कैसा उपहार संजोए हैं? भावों का, उद्गारों का वो अपने हृदय में उपहार संजोए हुए हैं। कवि सुख दुख में कैसा रहता है? कवि सुख दुख में समान रहता है। मैं सुख दुख में दोनों में मस्त रहा करता हूँ। भय सागर से कवि का भव सागर, ये भाई गलत शब्द है। भव सागर से कवि का संसार रूपे सागर, रूपक अलंकार। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ मैं, रूपक अलंकार। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? परिवर्तनशील माना है। एक गीत कविता में वो कहता है कि समय परिवर्तनशील है, लगातार पल प्रतिपल बदल रहा है, इसलिए अपना जो लक्ष्य है ना वो शीघ्र पालो। एक ना एक दिन तो यहाँ से जाना ही है, तो जीते जीते अपना लक्ष्य पा ही लो। लगे रहो, लक्ष्य पाने में लगे रहो, यही इस कविता का संदेश है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? परिवार से बिछड़ने के कारण। यहाँ देखिए, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, पत्नी से तलाक होने के कारण, संतान सुख से, यहाँ सबसे सटीक उत्तर है परिवार से बिछड़ने के कारण। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? तो प्रसन्नता, उत्साह, विवलता, घृणता।
तो विवलता के भाव मतलब व्याकुल है कवि, व्याकुल है, व्याकुलता के भाव कवि के हृदय में भरे हुए हैं। दिन ढलने के साथ ही साथ बच्चे कहाँ से झांकने लगे हैं? तो नीडों से झांकने लगे। चिड़िया अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तेज उड़ने की क्रिया से प्रकट होती है, चहचहाने की क्रिया से, या पीड़ा में तड़पने से, या जल्दी दाना चुगने से। तो तेज उड़ने की क्रिया से ये प्रकट होने लगती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के परों में क्या भरता है? तो चिड़िया के परों में स्थिरता भरता है, विकलता भरता है, चंचलता भरता है, या विवलता भरता है? तो वो भरता है चंचलता। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंथी किसे माना है? चिड़िया को, कवि को, सूर्य को, या प्रत्याशा को? तो यहाँ वो सूर्य को मानता है। अगर इस तरह के ऑप्शन दे दिए जाए तो दिन का पंथी हो गया सूर्य और सारे दिन वो चल रहा है, ऐसा हम इसको मान सकते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल दिन जल्दी जल्दी ढलता है? ये उर में क्या भरता है? तो भरता उर में विवलता है, विवलता दिन में दिल में भरता है विवलता। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? तो खरगोश की आंखों जैसा है लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। मैं हूं किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? पैर नहीं लिखा, पैर लिखा है, तो पैरों को कैसा कर देता है? चंचल, शिथिल, विह्वल, उपयुक्त सभी। तो शिथिल कर देता है। कवि के फूट पढ़ने को समाज ने क्या कहा? मैं फूट पढ़ा, तुम कहते छंद बनाना, तो छंद बनाना कहता है, कविता करना कहता है। आत्म परिचय कविता में कवि को का संदेश क्या है? मस्ती का संदेश देता है, या हंसी का, या सुधारवान? तो मस्ती का संदेश देता है। अपने कवि है भी मस्ती के हालावादी। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भ्रमित रहता है? प्रेमी, तपस्वी, थकापंथी, या कार्यकर? तो पथ में ये थकापंथी, कि रात होने वाली है, जल्दी से अपने लक्ष्य को मैं पालूं, पहुंच जाऊं घर। आत्म परिचय कविता कवि है हरिवंश राय बच्चन। ये आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई कविता है। कवि किसका भार लिए? तक जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि इस दुनिया में कैसे जी रहे हैं? इस दुनिया की दुनियादारी को पूरी तरह से निभाते हुए जी रहे हैं, अर्थात तो सुख दुख में मस्त है। जग जीवन में कौन सा अलंकार है? न की आवृत्ति होने से ये अनुप्रास अलंकार है। कवि इस दुनिया में लोगों को क्या बांटता फिरता है? निश्चल प्रेम वो बांटते फिरते हैं। कवि अपने कौन से तारों को झंकृत कर दिया? मन रूपी वीणा के तारों को छूकर। मन रूपी वीणा के तारों को झंकृत करने से क्या होता है? दिल की कोमल भावनाओं को छू लेना। सांस के दो तार से क्या पड़ता है? जीवन जीना, सांसों के दो तार। कौन सा कौन सी सुरा का? स्नेह रूपी, स्नेह सुरा का पान करते हैं। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है। इस नशे में मस्त है प्रेम रूपी सुरा के। कवि किसकी परवाह नहीं करते? दुनिया की परवाह नहीं करते। कवि कैसे संसार को ठुकराते हैं? वैभवशाली संसार। कवि के अनुसार ये दुनिया कैसे लोगों से भरी पड़ी है? चापलूस व स्वार्थी लोगों से दुनिया भरी पड़ी है। कवि दुनिया को क्या बांटना चाहता है? निश्चल प्रेम में सौगात। कवि को अपना क्या है? इस दुनिया में प्रेम ही प्रेम हो, सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहे हैं, प्रेम से रहे। कवि का सपना क्या है? कवि का सपना क्या है? सब सारी दुनिया में प्रेम ही प्रेम हो, सभी लोग आपस में प्रेम मिलजुल कर रहे हैं। कवि अपने साथ कैसा संसार लिए फिरता है? स्वप्निल संसार, सपनों का संसार लिए फिरता है। कवि के अनुसार इस दुनिया का अपूर्ण अधूरा बनाता है प्रेम का अभाव। प्रेम नहीं है तो दुनिया अपूर्ण है, अधूरी है। कवि अपने हृदय में सदैव क्या जला रखते हैं? प्रेम रूपी अग्नि। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, तो कौन सी? प्रेम रूपी। कवि अपने किस कर्मयोगी के समान मानते हैं? जो सुख दुख में हमेशा समान रहता है। भव सागर में रूपक अलंकार हो गया, संसार रूपी सागर, रूपक अलंकार भव सागर में हो गया है। सुख दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में द्वंद समास हो गया। मैं जला हृदय में अग्नि दाहकर सुख दुख दोनों में मस्त रह गया, कौन सा अलंकार हो गया? विरोधाभास। ये पूरी कविता में ही सबसे प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो प्रमुख रूप से विरोधाभास अलंकार। कवि कौन सी उम्र का उन्माद लिए फिरता है? यौवन का उन्माद। और कवि यौवन के उन्माद में क्या छुपा है? अवसाद छुपा है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, मैं कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। कवि के अनुसार अहंकार किसी अपने आगे टिकने नहीं देता, प्रेम और ज्ञान। इस दुनिया में कौन लोग क्या जोड़ते हैं? धन और भौतिक सुख सुविधाएं लोग जोड़ रहे होते हैं। मैं और जग और, यहाँ पे अ, यमक अलंकार है। पहले और दूसरे और का मतलब है समझाएं। पहला और कवि के लिए आया, दूसरा और संसार के लिए, और तीसरा और संसार और कवि के बीच के संबंध के लिए आया है। मैं और जग और कहा का नाता में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। 3 बार आया अलग अलग अर्थों में। कवि की वाणी कैसी है? शीतल है। कवि के शब्दों में किसके बराबर शक्ति है? आग के बराबर शक्ति। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता शुभ आंग लिए, कौन सा अलंकार? विरोधाभास अलंकार। जब कवि का दिल अपने प्रिय के वियोग में रोया, तब लोगों ने क्या कहा कि भाई आप तो गीत बना रहे, छंद बना रहे। मैं रोया, मैं फूट पड़ा, तुम कहते छंद बनाना। कवि फूट पड़े, तब लोगों ने क्या समझा कि छंद बना रहे हैं। दुनिया कवि को किस रूप में पहचानती है? कवि के रूप में। कवि अपनी पहचान किस रूप में बताते हैं कि मैं दुनिया का एक नया दीवाना हूँ, तो दीवाने के रूप में अपनी पहचान बताते हैं। कवि इस दुनिया में किससे वेश में लिए फिरते हैं?
दीवाने के वेश में फिरते हैं। कवि दुनिया को कैसा संदेश देना चाहते हैं, मौज और मस्ती से जीवन जीने का संदेश देना। कवि अपने आपको दुनिया में क्या मानकर चलता है, प्रेम का दीवाना वो अपने आप को मानकर चलता है। एक एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कविता कवि कौन है, हरिवंश राय बच्चन। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता को कहाँ से लिया गया, निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से लिया गया। निशा निमंत्रण किसकी स्मृति में लिखा, कवि अपनी पत्नी श्यामा की स्मृति में लिखते हैं। श्यामा उनकी प्रथम पत्नी का नाम है, दूसरी पत्नी का नाम है तेजी, तेजी बच्चन। और तेजी बच्चन से अमिताभ बच्चन का 1942 में जन्म होता है। निशा निमंत्रण को प्रकाशित होती है तो ये 1938 में प्रकाशित होती है, अर्थात इससे पहले 1935 में उनकी मधुशाला आ चुकी होती है, जिन्हें संसार में वही हालावादी काव्य और जो भी कुछ है। कविता में कवि ने कौन से बिंब का प्रयोग, दृश्य बिंब या केवल दृश्य बिंब भी आए हैं, तो ज्यादातर दृश्य बिंब ही आए हैं। दृश्य बिंब वो हैं जब हम पढ़ते हैं और चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। कवि के अनुसार एक ऊर्जावान व खुशहाल जीवन जीने के लिए संसार के जीवन में क्या होना आवश्यक है, लक्ष्य और प्रेम। तो कवि ने उस कविता में दिन जल्दी जल्दी ढलता में लक्ष्य और प्रेम बताया, और ये बताया कि लक्ष्य लक्ष्य तब तक नहीं है जब तक कि समय निर्धारित ना हो। समय निर्धारण बहुत जरूरी है, तो समय जल्दी जल्दी बीत रहा है, ये उस कविता में वो बताना चाह रहे हैं। कविता में कवि ने किससे सदुपयोग, समय के सदुपयोग पर उन्होंने जोर दिया कि समय का जितना सदुपयोग करेंगे उतना ही अच्छा है। क्या बहुत तेजी से गुजर जाता है, दिन और समय बहुत तेजी से गुजर जाते हैं। कविता में कवि दिन को कैसे ढलते हुआ प्रतीत होता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जल्दी जल्दी में पूर्ण रूप से प्रकाश अलंकार हो गए। कविता में दिन रात और किसका प्रतीक माने गए, जीवन और मृत्यु के प्रतीक माने गए। मतलब एक दिन मरना ही है तो फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करे, फिर क्यों कुछ करे, फिर क्यों कुछ पाए, ऐसी वाली चीजें तो सोचनी ही नहीं है। तभी तो करना है, सब कुछ ही जाना है। पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है, थका पथी। पंथी इतना थका क्यों है, क्योंकि वह दिन भर से चल रहा है, मंजिल भी तो है, दूर नहीं है। विचार किसके मन में आ रहा है, पथिक के मन में आ रहा है। दिन जल्दी 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 में कौन सा अलंकार, पूर्ण प्रकाश अलंकार है। थका हुआ पंथी जल्दी जल्दी क्यों चलना चाहता है, क्योंकि वह रात होने से पहले अपनी मंजिल पर पहुंचना चाहता है, इसलिए वो चलना चाह रहा है। दिन पंथी कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। कैसे हुआ, दिन का पंथी, दिन रूपी सूर्य रूपी पंथी या कोई भी यात्री। दिन ढलने के साथ ही चिड़िया के बच्चे कहाँ से झांकने लगे, नीडों से झांकने लगे। नीड का अर्थ घोंसला है। शीघ्र अपने बच्चे के पास में चिड़िया क्या करती है, तेज उड़ने की कोशिश करती है। नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पंखों में क्या बढ़ता है, चंचलता बढ़ता है। और यहाँ पे अगर बात करें बिंब की, तो बिंब आ गया ना, दृश्य बिंब वो दिखाई दे रहे हैं चिड़िया के बच्चे झांकते हुए। किसके बच्चे प्रत्याशा में है, चिड़िया के बच्चे हैं। किसमें प्रत्याशा में है, किसकी प्रत्याशा, खाने की प्रत्याशा। प्रत्याशा संधि प्रति और आशा। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ से क्या चाहते हैं, प्रेम, भोजन चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं। कविता में कवि हताश और निराश क्यों है, परिवार से बिछड़ने के कारण। कवि के हृदय विवल है, व्याकुल है, बेचैन है, बेताब है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति क्या विचार लाती, विवलता। मुझसे मिलने को कौन अलंकार, मगण क्या वर्ती कारण, अनुप्रास अलंकार, माँ और मोह। मैं हूँ किसके हित चंचल, गीत का यह कवि के पैरों को कैसा शिथिल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद पैरों को शिथिल कर देता है भाई। घर जाते हुए कवि का दिल व्यथित क्यों हो जाता है, क्योंकि उसे मालूम है कि घर में उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा। मैं हूँ किसके हित चंचल में कौन सा अलंकार है, प्रश्न अलंकार। क्यों, क्योंकि लास्ट में प्रश्न पूछ रखा है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प, मैं हूँ किसके हित में कौन सा रस है, वियोग श्रृंगार रस है। तो श्रृंगार रस का भेद वियोग। एक गीत कविता में कवि ने समय को कैसा माना है, परिवर्तनशील मान लिया। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंक्ति सूर्य को। दिन जल्दी जल्दी ढलता पंक्ति में कवि सांकेतिक रूप से क्या कहना चाहते हैं, जीवन क्षण भंगुर है, समय प्रतिपल बीत रहा है, जो कुछ करने आए हो कर डालो। अपने लक्ष्य हासिल करने में लोग किसका साथ चाहते हैं, समय का साथ चाहते हैं। और समय किसका साथ चाहता है, वो हमारा साथ चाहता है। दुनिया के सभी प्राणी किस समय तक अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं, रात्रि होने से पहले अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। इसके बहुत सारे निहितार्थ, अंकितार्थ, व्यंजनार्थ, जितने भी अर्थ लेना चाहें उतने अर्थ बनते हैं कविता के हिसाब से। हो गया। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 1907 में होता है। और बच्चन जी किस युग के कवि, छायावादोत्तर युग के कवि इनको माना जाता है। अलग अलग साहित्यकार, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग मान सकते हैं। यहाँ छायावाद उत्तर युग के वो हो गए। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक इनको माना है कुछ विद्वानों ने। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कहाँ हुआ, इलाहाबाद में होता है। मृत्यु मुंबई में होती है। किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ थे, तो विदेश मंत्रालय में थे। क्या वो हिंदी पढ़ाते थे क्या कहीं, नहीं नहीं, वो अंग्रेजी पढ़ाते थे। मधुशाला, मधुबाला, निशान निमंत्रण, प्रमुख रचनाएं, रचना का जो तिथि है वो देख लेंगे। और पतंग कविता आ गई। इतनी देर बोलने के बाद सिर्फ 10 पेज पे पहुंचे, वाह। पतंग कविता के कवि, पतंग कविता के कवि हैं आलोक रस्तोगी, आलोक मिश्रा, आलोक धनवा, आलोक श्रीवा, आलोक धनवा। पतंग कविता के कवि हो गए आलोक धनवा। कवि ने तेज बौछारे के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है, तेज बौछारे गई भादो गया। हाँ, तो
तो भादों के जाने की बात वो करते हैं, बाकी की नहीं करते। तो भादो चला गया है। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? तो बिल्ली, खरगोश, बंदर, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा होता है। पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आती है? शरद, वसंत, तावस, ग्रीष्म। शरद ऋतु आया पुलों को पार करते हुए। अब शरद पुलों को पार करते हुए क्यों आया, कैसे आया? इधर ना जाकर हमने देखा कि मानवीय कर्ण अलंकार हो गया है, और वो दौड़ता हुआ आ रहा है, चलता हुआ आ रहा है, तो गतिज बिंब हो गया। शरद आया पुलों को पार करते हुए अलंकार है, तो मानवीय कर्ण अलंकार है। उपमा, रूपक, उत्तक्षोक्ति, मानवीय कर्ण अलंकार हो गया। शरद आया पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करते हुए। अनुप्रास कहीं देर नहीं रखा तो नहीं तो अनुप्रास भी हो जाता। कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने की चीज कौन सी है? तो ये पतंग है। पतंग है। क्यों है? क्योंकि बच्चों के तरफ से बात कही गई है, तो बच्चों को पतंग अगर प्रिय है किसी बच्चे को, तो उसके लिए तो पतंग दुनिया की सबसे हल्की चीज होगी। क्या है? शरद क्या चलाते हुए आता है? शरद घोड़ा, साइकिल, आंधी, मोटर। क्या? साइकिल चलाते हुए शरद ऋतु आती है। शरद क्या बजा रहा है? तो शरद बजा रहा है घंटी, ताली, बाजा, ढोलक। तो वो घंटी बजा रहा है शरद। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तिरछे इशारे, सीधे इशारे, तीखे इशारे, चमकीले इशारे। तो चमकीले इशारों से बच्चों के झुंड को बुला रहा है। भादो किसका प्रतीक है? तो भादो प्रतीक है प्रकाश, अंधकार, तूफान या भूकंप। तो भादो अंधकार का प्रतीक। अंधकार का प्रतीक भादो कैसे है? कि भादो के महीने में अंधेरा सा छाया रहता है, बादल बहुत सारे से आए रहते हैं, और इसलिए उसे अंधकार का प्रतीक इस कविता के अनुसार हम मान लेते हैं। शरद किसका प्रतीक है? तो शरद फिर उजाले का प्रतीक हो गया। साफ स्वच्छ शरद आता है इस कविता में, तो फिर वो उजाला तो कहीं दे नहीं रखा, तो प्रकाश दे रखा, तो प्रकाश का वो प्रतीक हो गया प्रकाश। कपास किसका प्रतीक है? तो कपास प्रकाश का, अंधकार, कोमलता, शांति। तो कोमलता का प्रतीक है कपास। कोमलता का प्रतीक है। बच्चों के लिए आता है कपास। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? खड़े हो रहकर, संभल कर, रुक रुक कर, बेसुध होकर। तो पतंग के साथ वो दौड़ते हैं बेसुध होकर। उन बच्चों का वेग किस तरह से लचीला है? रबड़ की तरह, फूल की तरह, या डाल की तरह? तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? क्या आप इसका सही उत्तर बता पाएंगे? नीचे हम नहीं जाएंगे तब तक आपका उत्तर देखेंगे। रबड़, फूल या डाल, किसकी तरह? आपका उत्तर है डाल की तरह। बढ़िया। तो डाल की तरह एकदम सही उत्तर। आगे चलते हैं हम। दाल ही सही है। मृदंग क्या है? बांसुरी, लंबी ढोलक, सितार या शहनाई? मृदंग क्या होता है? ये मृदंग तो किसी गाने में भी नहीं आता। ढोलक। बहुत बढ़िया। कौन से वाले ढोलक? छोटा ढोलक, लंबा ढोलक, टेढ़ा ढोलक, मेढ़ा ढोलक, लंबी ढोलक। तो ये है लंबी ढोलक। बहुत बढ़िया। लंबी ढोलक। आलोक धनवा का जन्म किस सन में हुआ? तो आलोक धनवा का जन्म 1948, 48, 49, 50। तो इनका जन्म होता है 1948 में। कहाँ पे होता है? पटना, भागलपुर, मुंगेर, या तो इनका जन्म होता है मुंगेर में। तो मुंगेर में 1948 में आलोक धनवा का जन्म होता है। इनकी पतंग कविता अपने पाठ्यक्रम में। इनकी पतंग कविता आलोक धनवा की। आलोक धनवा को सम्मान मिलता है ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, भारत भूषण, या भारत भारतीय पहल। तो उनको पहल पुरस्कार मिलता है। आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहाँ किया था? तो उन्होंने जमशेदपुर, जगदलपुर, उन्होंने जमशेदपुर में ये अध्ययन मंडलियों का संचालन किया था। छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? डरपोक बन जाते हैं। चलो निडर, या और भी ज्यादा निडर होकर आते हैं वो सुनहरे सूरज के सामने, तो निडर बन जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे से आशय, उड़ान भरना, स्वप्न देखना, आकाश छूने का एहसास होना, पतंग उड़ने का, उड़ने पर प्रसन्न होना। तो आकाश छू लेने का एहसास होना, आकाश छू लेने का एहसास होना इसका सही उत्तर होगा। शरद की साइकिल कैसी है? तो लाल, नीली, काली, पीली। तो चमकीली ये शरद की साइकिल है। आकाश को मुलायम बनाने से तात्पर्य आंधी आना, बादल छाना, स्वच्छ सहज, या स्वच्छ सहज। आकाश को मुलायम माने स्वच्छ और सहज, अर्थात आकाश में बादल नहीं है इस मौसम में, शरद ऋतु में। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? गिरने से बचाता है, नचाता है, सब कुछ। तो गिरने से, रोमांचित शरीर का संगीत क्यों नहीं गिरने से बचाता है? कविता की ही पंक्ति है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती है? थाम लेती है। तो पतंगों की धड़कती ऊंचाई पुकारती है, आनंद की गिराती है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। बच्चे किन के साथ उड़ रहे हैं? बच्चे पक्षियों के साथ, पतंगों के साथ, बादलों के साथ, वायु। तो बच्चे पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। बच्चे पतंगों के साथ उड़ नहीं रहे हैं, लेकिन कविता के अनुसार वो पतंगों के साथ साथ है, तो पतंगों के साथ उड़ रहे हैं। छतों के खतरनाक किनारों से किस का भय है? तो टकराने का, टूटने का, गिरने का, संभलने का। तो गिरने का भय। क्या बच्चे गिर जाते हैं? कविता के अनुसार बच्चे गिर जाते हैं। गिर जाते हैं तो और भी निडर होकर आते हैं सुनहरे सूरज के सामने, लेकिन गिरने से उनको बचा लेता है, उनको थाम लेते हैं पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए आया है? तो चमकीले पतंगों के लिए, शरद के लिए, कठोर दिशाओं के लिए, इशारों के लिए। तो ये किसके लिए आता है?
ये आता है इशारों के लिए। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, ये कविता की पंक्ति आती है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? रंध्रों के सहारे, तंतुओं के साथ आगे कल्पना। तो बच्चे पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं कल्पना के सहारे। क्या ये उत्तर सही है? आप इसका सही उत्तर बताइए। कविता के अनुसार क्या होगा कि बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? रंध्रों के सहारे। कविता के अनुसार रंध्र ही आता है। तो पतंगों, क्या फिर कल्पना गलत है? पूनम मैम और मदन सर सुन रहे हैं इस समय खाने के टाइम पे? तो रंध्र ही इसका उत्तर ही है। फिर कल्पना भी सही लग रहा है थोड़ा थोड़ा। पतंग कविता में रंध्र ही उत्तर सही है। पतंग कविता में कपास किसकी प्रतीक है? प्रकाश, कोमल, शीतल, सफेदी। तो प्रकाश है, कपास कोमलता की प्रतीक है। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किस किस किसके समय बजाते हैं? किस किसके समान बजाते हैं? ढोलक के समान, वीणा, बांसुरी या मृदंग के समान? तो मृदंग के समान वो इसे बजाते हैं। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो पृथ्वी आती है बच्चों के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई। तो क्या पृथ्वी खुद आती है? नहीं नहीं, वो बच्चे तो दौड़ रहे होते हैं, धूप कर रहे हो, भाग रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, इससे कवि को लग रहा है कि वही आ रही है। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम? शरद ऋतु आकाश को मुलायम बना देते हैं कविता के अनुसार। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते हैं? तो वे अपने रंध्रों के सहारे स्वयं भी उड़ते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चे सांस, फेफड़े, शक्ति, रंध्रों के सहारे। पतंग कविता में लाल सवेरा को कैसा कहा गया है? खरगोश की आंखों जैसा लाल, यही कहा गया है, खरगोश की आंखों जैसा लाल। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो पतंग को कविता में कहा गया है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज। बांस की सबसे पतली कमानी क्या है? तो पतंग में लगी हुई कमानी ही बांस की सबसे लंबी और पतली कमानी है। पतंग कविता में कपास किसका कोमलता का प्रतीक कपास है। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? तो वो सितार की तरह बजाते हैं। क्या क्या ये उत्तर सही है? फिर से देखिए, तो वो मृदंग की तरह बजाते हैं, मदन जी ने बताया। तो बजाते हैं मृदंग की तरह, ये उत्तर यहाँ पे गलत है, ये सही उत्तर आएगा। अब इनके कुछ वन लाइनर है। पतंग कविता के कवि हैं आलोक धनवा जी। आलोक धनवा जी का जन्म 1948 में अभी अभी हमने पढ़ा। पतंग कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने की कोशिश की? बच्चों और पतंग के बीच के गहरे संबंध को बताने की कोशिश की है। साथ ही कविता का जब हम सारांश कर रहे हैं तो बताते हैं कि बच्चों के सपनों के बारे में, उड़ानों के बारे में बताते हैं, बच्चों की शक्ति के बारे में बताते बताते हैं, उत्साह, जोश, उमंगों के बारे में भी बताया जाता है। आसमान कब एकदम साफ और स्वच्छ? शरद ऋतु में। कवि ने तेज बौछारें गई कहकर कहा कि भादों वहां बीत जाने की बात की है भादों की। शरद ऋतु की सुहानी सुबह आकाश में छाई लालिमा को देखकर कवि को कैसा प्रकृति से खरगोश की आंखों जैसा लाल हो सवेरा। शरद ऋतु में आकाश में छाई लालिमा किसकी भांति लग रही है? खरगोश की आंखों की भांति लग रही है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। पिछले साल की शरद ऋतु इस साल की शरद ऋतु के आने तक बीच में कई और ऋतु भी आई है। कवि के अनुसार उन सभी ऋतुओं को क्या नाम दिया? पुल नाम दे दिया कवि ने। पुल पार करता हुआ आया तो वो सारे पुल नाम देते। सभी पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई है? शरद ऋतु सभी पुलों को पार करते हुए आई। पुलों को पार में कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास हो गया। शरद ऋतु में आसमान में चारों तरफ चमकीली सूरज की किरणें कवि को कैसी प्रतीत होती है? साइकिल की भांति प्रतीत होती है। सुनहली सूरज में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार हो गया। कवि ने शरद ऋतु की तुलना किससे की है? साइकिल चलाने वाले किसी छोटे बच्चे से उन्होंने तुलना कर दी। शरद ऋतु क्या चलाते हुए आया है? साइकिल चलाते हुए। शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए पंक्ति की विशेषता होती है। शरद आया, शरद मानवीकरण किया गया है। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे आकाश में बाल सुलभ कल्पनाओं और उम्मीदों के सहारे वो आकाश में उड़ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या? उसका उत्तर कल्पना ज्यादा सटीक रहता है और अंदर ही ज्यादा सटीक रहता। एक बार फिर से विचार करना पड़ेगा। सबसे तेज बौछारें गई खरगोश की आंखों जैसा लाल। शरद आया पुलों को पार करते हुए अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते, चमकीले चारों चुगलाते। इन सब में क्या समानता है? इन सब में दृश्य बिंब है। शरद क्या बजाता हुआ आता है? घंटी बजाता हुआ। घंटी जोर से बजाते हुए पंक्ति की विशेषता होता है, यह श्रव्य बिंब है। जोर जोर में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। शरद ऋतु में एकदम साफ स्वच्छ आकाश, सुहाना मौसम कवि को कैसा प्रतीत होता है? मुलायम प्रतीत होता है। कौन सी ऋतु आकाश को एकदम मुलायम बना देती है? शरद ऋतु। आकाश को एकदम मुलायम किसने बनाया? बालक शरद ने। बालक शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारे करके बुलाता है? चमकीले इशारे। कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए प्रयोग हुआ है? इशारों के लिए। पतंग कविता के आधार पर बताइए कि चमकीले इशारों में कौन किसको बुला रहा है? शरद बालक पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है। बालक शरद ने आकाश को एकदम मुलायम क्यों बनाया? ताकि बच्चे पतंग उड़ा सके। शरद बालक शरद क्या चाहता है? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन पतंग आसमान में ऊंची उड़े। दुनिया के सबसे पतले कागज बांस की सबसे पतली कमानी
क्या बनाए जाते हैं? रंगीन पतंग। आकाश को इतना मुलायम, स्पर्श बिंब। पतंग ऊपर उड़ सके में कौन सा बिंब? दृश्य बिंब। कवि ने पतंग उड़ाने वाले बच्चों के दौड़ने भागने कुछ चुटकुले की तुलना किससे की है? कपास के साथ। उन्होंने इसकी तुलना की। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। कवि ने बच्चों की तुलना कपास के साथ क्योंकि बच्चों का मन और भावना कपास की तरह स्वच्छ, कोमल और पवित्र होती है। साथ ही पतंग के पीछे भागते बच्चों की निर्मलता, कोमलता और पवित्रता को कौन चुना चाहती है? पृथ्वी। पृथ्वी किनके पैरों के पास घूमती रहती है? बच्चों के। पतंग उड़ाने के लिए इधर उधर दौड़ते भागते बच्चों को किस चीज का पता नहीं रहता? पैरों के नीचे कठोर जमीन का। पतंग के साथ बच्चे दौड़ते हैं बेसुध होकर। बच्चे पतंग की डोर खींचते खींचते कहाँ तक पहुंच जाते हैं? एकदम छत के किनारे तक। छतों के खतरनाक किनारों से भय बना रहता है गिरने का। आसमान की ऊंचाइयों पर लहराती पतंग बच्चों के दिल को किससे भर देती है? उत्साह, उमंग और खुशी से भर देती है। पतंग के पीछे से दौड़ते भागते बच्चों के पैरों से होने वाली आवाज कवि को कैसी प्रतीत होती है? मृदंग के समान प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है? मृदंग के समान। पतंग उड़ाने वाले बच्चे चारों दिशाओं किसके समान बजाते हैं? मृदंग के समान। कवि ने बच्चों के पतंग के पीछे एक जगह से दौड़ लगाकर दूसरी जगह थोड़ी देर बाद दूसरी जगह से पहली जगह पर पहुंचने की तुलना किससे की है? झूलना झूलने से। दौड़ लगा एक जगह से दूसरी जगह भागते बच्चों का वेग किस तरह लचीला है? किसी पेड़ की डाली की तरह लचीला है। पतंग कविता में बच्चों के शरीर के लचीलेपन को कैसा बताया? पेड़ की डाल की तरह लचीला बताया। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, क्या विचार? यहाँ पृथ्वी का मानवीकरण किया गया। पतंग बाजों के पैर बेचैन होते हैं, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए डाल को लचीले वेग। कौन सा अलंकार है? उपमालंकार की तरह आया, तुलना की। बच्चों को छतों से नीचे गिरने को कौन बजाया? रोमांचित मन से खुशी व शरीर का लचीलापन ही उन्हें गिरने से बचाता है। बच्चों के रोमांच शरीर का संगीत क्या है? क्या करता है? उन्हें गिरने से बचा देता है। धड़कती ऊंचाइयां बच्चों को क्या करती है? धड़कती ऊंचाइयां उनको, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उनको थाम देते हैं। पतंगों की ऊंचाइयां कैसे बताई है? धड़कती बताई है। बच्चे अपनी पतंग के साथ आसमान में कैसे उड़ते हैं? अपने रंध्रों के सहारे उड़ते हैं, यानी अपनी कल्पनाओं, भावनाओं और खुशी के सहारे उड़ते हैं। तो मतलब अभी अपना वो क्वेश्चन क्लियर हो गया कि वो रंध्रों के सहारे भी सही है, अकेला कल्पना की बजाय इसी में सब कुछ आ गया। धड़कती ऊंचाइयां पंक्ति की क्या विशेषता है? इसमें दृश्य बिंब है। पतंग के साथ वे भी उड़ रहे हैं, कवि का क्या है? बच्चों के मन में आकाश को छू लेने का एहसास। बच्चे किनके साथ उड़ रहे हैं? पतंगों के साथ। बच्चे निडर और कब हो जाते हैं? जब एक बार छत से गिर कर जाते हैं और वो अगर बच गए तो फिर और निडर हो गए। पतंग उड़ाते बच्चे छतों के किनारे नीचे गिर जाते हैं, बच जाते हैं तो क्या होता है? उनके अंदर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है, उनका डर खत्म हो जाता है। गिर कर बच जाते हैं में कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार है। क्यों है? क्योंकि गिर भी गए, बच भी गए। बच्चे छत के किनारे से एक बार गिर जाने के बाद पुनः क्या करते हैं? दुगने उत्साह, साहस और निडरता के साथ अगले दिन सुबह फिर से छत पर आकर पतंग उड़ाना वो शुरू कर देते हैं और ये अपनी कविता हो जाती है